भाजपा के राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने सदन में स्पेशल सेशन के तहत निजी अस्पतालों व चिकित्सकों द्वारा महंगे उपचार का विषय उठाया। उन्होंने सरकार से निजी अस्पतालों में उपचार की दरें तय करने की भी मांग की। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि निजी क्षेत्र के अस्पतालों में उपचार की दरों में बहुत असमानता है, जिससे मरीज ऑन से महंगे उपचार के आवाज में यह अस्पताल मोटी धनराशि वसूल करते हैं। इसके लिए कोई नियम अभी तक नहीं बने हैं, इसलिए उनकी सरकार से मांग है कि मरीजों को बेहतर उपचार की सुविधा मिल सके और इलाज की तरह काम हो, ऐसी व्यवस्था की जाए। क्या लिख रहे हैं यार? Demand to fix rates of various treatment and procedure in private hospitals for general public on the lines of CGHS। देश के निजी क्षेत्र के अस्पतालों की इलाज दरों में घोर असमानता है। निजी अस्पतालों में महंगे इलाज के एवज में बीमार व्यक्ति को भारी भरकम बिल चुकाना पड़ता है, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है। इसका एक मुख्य कारण निजी अस्पताल की दरों में कोई नियंत्रण न होना है। निजी अस्पताल मरीजों से इलाज के एवज में मनमाने तरीके से धनराशि वसूलते हैं। इसकी कोई पॉलिसी नहीं है। पॉलिसी के अभाव में जनता इलाज के लिए मनमानी राशि देने हेतु बाध्य है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं आयुष्मान योजना इसमें मील का पत्थर साबित हुआ है, जिसने गरीबों को अच्छा इलाज और राहत दी है। महोदय, मैं सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि देश में संचालित मेडिक्लेम कंपनियां अपने पॉलिसी होल्डर को सस्ती दरों में इन्हीं निजी अस्पतालों में इलाज कराने के लिए समझौता करती हैं, जिनकी दर काफ़ी कम है। इसी प्रकार CGHS की दर भी है। जब छोटी छोटी मेडिक्लेम कंपनियां निजी अस्पतालों से समझौता करके सस्ती दरों पर इलाज करा सकती हैं, तो सरकार क्यों निजी अस्पतालों के लिए दर तय नहीं करती, जिसके आधार पर जनता सस्ती दरों पर इलाज करा सके। महोदय, सरकार से मेरी मांग है कि निजी अस्पतालों में इलाज हेतु सभी चीज़ों की दर तय की जाए, जिसके आधार पर आम नागरिक निजी अस्पतालों से सस्ती दरों पर इलाज करा सके। धन्यवाद। सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने और पिलाने वालों के विरुद्ध देहरादून पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। अलग अलग थाना क्षेत्रों में पुलिस द्वारा लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के दौरान विगत 2 माह में दून पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थानों, जंगल में, सड़क किनारे, गाड़ियों में बैठकर शराब पीने वालों तथा शराब पीकर वाहन चलाने वालों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही की है। इस दौरान खुले में शराब पीने वाले 2265 लोगों का 81 पुलिस अधिनियम में चालान कर 8,20,500 रुपये का संयोजन शुल्क वसूला गया। इसके अतिरिक्त 508 व्यक्तियों को शराब पीकर वाहन चलाने पर मौके से गिरफ्तार किया गया तथा सभी 508 वाहनों को सीज किया गया। इस दौरान थाना रायपुर द्वारा अन्य थानों की अपेक्षा सर्वाधिक कार्यवाही करते हुए खुले में शराब पीने वाले 1,345 व्यक्तियों का चालान कर 4,87,250 रुपये का जुर्माना वसूला गया। इसके अतिरिक्त शराब पीकर वाहन चलाने वाले 145 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर सभी 145 वाहन को सीज किया गया। ये देहरादून पुलिस के द्वारा लगातार जो ऐसे तत्व हैं कि जो गैर कानूनी गतिविधियों में लिप्त हैं या गैर कानूनी अगर कोई काम कर रहे हैं, तो उनके ऊपर लगातार हमारा अभियान जारी है और लगातार प्रतिदिन जो है अभियान के रूप में कार्रवाई की जा रही है। कल भी हमारे द्वारा जो है विभिन्न थाना क्षेत्रों में जो है प्रचुर मात्रा में कार्रवाई की गई। जो लोग सड़क के किनारे अपना वाहन खड़े करके या सड़क के किनारे झाड़ी वगैरह में अगर कोई दारू का सेवन कर रहे हैं, किसी और प्रकार का नशे का सेवन कर रहे हैं, तो उनके विरुद्ध हमारे द्वारा जो है युद्ध स्तर पर कार्रवाई की जा रही है और ये कार्रवाई लगातार आगे भी जारी रहेगी। बारिश न होने की वजह से प्रदेश में सूखी ठंड के साथ ही प्रदूषण का बढ़ता ग्राफ आम जनता को परेशान कर रहा है, जिससे सांस संबंधित समस्याओं के साथ ही सर्दी जुकाम के मामले भी लगातार सामने आ रहे हैं। खासकर मैदानी इलाकों सहित राजधानी देहरादून में पिछले कई दिनों से अस्पतालों में मरीजों की भीड़ लगातार बनी हुई है। हालांकि अस्पतालों में मरीजों को उचित उपचार मिल सके, इसको लेकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी संजय जैन ने सभी अस्पतालों को निर्देश दिए हैं कि इस दौरान मरीजों के लिए उचित व्यवस्थाएं सुनिश्चित हों। इसके साथ ही संजय जैन ने लोगों से भी अपील की है कि अपने स्वास्थ्य के प्रति खास सावधानी बरतें, खासकर इन दिनों जब बदलते मौसम के साथ ही प्रदूषण की समस्या भी लगातार बनी हुई है। ये कि एक तो बारिश नहीं हुई है और प्रदूषण भी थोड़ा सा बारिश न होने की वजह से बढ़ गया है और दिन के और रात के टेम्परेचर में काफ़ी डिफरेंस है। ठंड का भी प्रकोप अपनी उस पर नहीं आ पाया, इस वजह से
इस समय फेफड़ों से संबंधित बीमारियों के लिए यह मौसम सबसे ज़्यादा फेवरेबल रहता है, तो उसी से संबंधित मरीज अस्पतालों में आ रहे हैं। जैसी बारिश हो जाती है तो फिर दिन में भी यदि सर्दी बढ़ जाती है तो इन केसों में अपने आप स्वतः ही काफ़ी कमी आ जाएगी। लेकिन मेरे द्वारा सभी अस्पतालों को इसमें निर्देश दिए गए, इस बीमारियों से संबंधित लोग जो आए उनका नियमित रूप से उपचार करें। और लोगों से भी मेरी अनुरोध है देहरादून की जनता से कि इस समय ज़्यादा मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉक पर न निकलें जब तक प्रदूषण की समस्या बनी हुई है। प्रदूषण एक बार कम हो जाता है उसके बाद फिर नियमित रूप से अपनी वॉक करते हैं। बीते दिन जिस तरह से पुलिस लाइन के अंदर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा एवं यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उत्तरांचल प्रेस क्लब के द्वारा कराए जाए पत्रकारों के फाइनल मैच के दौरान पत्रकारों के साथ अभद्रता एवं हमला किया, इससे पूरे प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। एक तरफ कांग्रेस ने जहां कल देहरादून के अंदर नशा नहीं नौकरी 2 को लेकर सचिवालय घेराव किया, वहीं यूथ कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं ने नशे की हालत में पाए गए जो पार्टी नशे को रोकने के लिए सचिवालय घेराव कर रही थी, उसी के कार्यकर्ता नशे में लिप्त थे। अब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने इसमें अपनी सफाई जारी करते हुए ठीकरा देहरादून पुलिस पर फोड़ा है। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने चौथे स्तंभ पर बदतमीजी एवं अभद्रता को लेकर कहा कि पत्रकारों पर जिस तरह से हमला एवं अभद्रता कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा की गई, ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। महेंद्र भट्ट ने कहा कि कांग्रेस को केदारनाथ हार के बाद हर व्यक्ति अपना विरोधी लगने लगा है, अब वे लोकतंत्र के स्तंभ को भी प्रताड़ित करने का काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि मैं नैतिकता के आधार पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा से त्याग पत्र की मांग करता हूं। इस प्रकार का कृत्य करने का किसी को भी अधिकार नहीं है और ये लोकतंत्र के लिए भी घातक है। दुर्भाग्यपूर्ण घटना देहरादून में हुई और जिसके लिए मैं पूरा दोष पुलिस प्रशासन को देता हूं। हमेशा की तरह पुलिस गिरफ्तार करके मेरे को और मेरे साथियों को पुलिस लाइन ले गई और जैसा हमेशा होता था स्टेयर्स में बैठाया जाता था, सीढ़ियों में, और वहीं कार्रवाई होती थी। हमें पता नहीं था कि वहां पत्रकारों का कोई कार्यक्रम चल रहा है और शायद पत्रकारों को भी पता नहीं था कि पुलिस हमको वहां गिरफ्तार करके लेके आई है। पत्रकारों को शायद ये लगा कि हम उनका विरोध करने वहां आए हैं और उसी गहमागहमी में ये पूरी गलतफहमी के कारण ये घटना घटी है, जिसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूं। अगर किसी को भी आहत कोई हुआ है उसके लिए मुझे बड़ा दुख है, क्योंकि हमेशा हम एक दूसरे का साथ देते हैं। हमारी कोई गंभीर बात होती है उसको पत्रकार साथी आगे बढ़ाते हैं और कभी किसी पत्रकारों के साथ कोई अन्याय होता है तो उसमें विपक्ष उनके साथ खड़ा होता है। और ये विपक्ष और पत्रकारों का जो सामंजस्य है वो बहुत ही आवश्यक है लोकतंत्र के लिए। कल की घटना में अगर किसी को कोई ठेस पहुंची है, मैं पुनः उसके लिए खेद प्रकट करता हूं और ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना नहीं घटनी चाहिए थी, इस बात को मैं कहना चाहता हूं। और फिर एक बार अपने पत्रकार साथियों से कहता हूं कि पुलिस के कारण ये गलतियां हुई हैं, क्योंकि पुलिस अगर गिरफ्तार करके हमको वहां ले गई थी तो वहां पुलिस को रहना चाहिए था और हमको स्टेडियम में ना बैठा के किसी अन्यत्र स्थान पर बैठाना चाहिए था, उसकी व्यवस्था करनी चाहिए थी। लेकिन पुलिस ने ऐसा कुछ नहीं किया, जो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और मुझे लगता है कि इसमें कोई साजिश भी हो सकती है। प्रकार का घटनाक्रम देहरादून के अंदर हुआ और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा जिस प्रकार से चौथे स्तंभ पर हमला किया गया, उनके कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा जिस प्रकार का दुर्व्यवहार किया गया, मैं ये कह सकता हूं कि लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। कांग्रेस के लोगों को केदारनाथ हार के बाद हर व्यक्ति अपना विरोधी लगने लगा है। अब तो लोकतंत्र के स्तंभों को भी वो प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं। मैं नैतिकता के आधार पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष से त्यागपत्र की मांग करता हूं। इस प्रकार का कृत्य करने का किसी को भी अधिकार नहीं है। चौथे स्तंभ पर जिस प्रकार से हमला किया गया, ये लोकतंत्र के लिए भी घातक है। देहरादून में बीते रोज पुलिस लाइन स्थित मैदान पर पत्रकारों और कांग्रेस के युवा साथियों के बीच हुई तीखी नोकझोंक को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जहां इस घटना पर माफी मांग रहे हैं और घटना के लिए पुलिस प्रशासन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, जिनके मिस कम्युनिकेशन के चलते ये घटना घटित हुई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष माफी मांगते हुए कहते हैं कि अगर किसी की भावना आहत हुई है तो वह उसके लिए खेद प्रकट करते हैं, क्योंकि कांग्रेस कभी भी किसी व्यक्ति या संस्था के साथ दुर्भावना से कार्य नहीं करती है। वहीं दूसरी तरफ भाजपा और आम आदमी पार्टी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के इस व्यवहार पर उन्हें कटघरे में खड़ा करने का काम कर रही हैं। भाजपा नेताओं का कहना है कि कांग्रेस हमेशा ही दुर्व्यवहार करती है। विनाशकाले विपरीत बुद्धि, कांग्रेस की बुद्धि बिल्कुल भ्रष्ट हो चुकी है। आज हमारे देश का लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है मीडिया, अगर उसके ऊपर हमला होता है पुलिस लाइन में बहुत ही
दुखद जो घटना आज घटी है, हमारे मीडिया के साथी जो अपना कार्यक्रम वहां पर कर रहे थे और कांग्रेस के जब लोगों को गिरफ्तार करके वहां ले जाया गया यूथ के और प्रदेश अध्यक्ष की रहनुमाई में, वो कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है उनकी रहनुमाई में आज युवक कांग्रेस ने जिस तरीके से सचिवालय पर कूच करने का काम किया, मुझे लगता है कि वो उस कार्यक्रम की विफलता थी जो वो इतना हताश और निराश थे, और उसी निराशा में उन्होंने आज पत्रकारों के साथ जिस तरीके से अभद्रता करी, मुझे लगता है वो उसकी जितनी भी हमें निंदा करनी चाहिए, हमें करनी चाहिए, बहुत ही निंदनीय है। कांग्रेस को इस वक्त समझना चाहिए जो चारों तरफ से उनको हार मिल रही है, शायद उसी का कारण है कि आज वो इतने हताश हो चुके हैं कि हमारा जो चौथा स्तंभ मीडिया का है उसके ऊपर भी हमला करने से बाज नहीं आ रहे। तो कांग्रेस को ईश्वर सद्बुद्धि दे, और जिस प्रकार से अध्यक्ष की रहनुमाई में उनके नेतृत्व में वहां पर हमला किया गया, आज उनके वरिष्ठ जन जो चुप्पी साधे हुए हैं, जो इतना बड़ा प्रदेश को ज्ञानवर्धन करने का काम करते हैं, वो अब उन्होंने अपने युवकों को सही दिशा और राह दिखाने का काम नहीं किया। मुझे लगता है कि आज उनके वरिष्ठ नेताओं को जो है उनको ज्ञानवर्धन करना चाहिए और प्रदेश अध्यक्ष को माफी मांगनी चाहिए, तमाम कांग्रेस के लोगों को माफी मांगनी चाहिए, और करण मेहरा जी जो प्रदेश अध्यक्ष है उनको इस्तीफा देना चाहिए इस पद से। जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हमारे मीडिया के ऊपर भी अगर हमला करेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत ही गलत और बहुत ही शर्मनाक है। कल जो घटना पुलिस लाइन में घटित हुई वो घटना बेहद दुख की बात है, और राजनीतिक परिवेश से अगर देखा जाए तो इस प्रकार के कृत्यों का, इस प्रकार की घटनाओं का कड़ा विरोध किया जाना चाहिए। लोकतंत्र देश में हम रहते हैं और लोकतांत्रिक देश का एक संविधान है। धरने प्रदर्शन करने के भी अपने नियम हैं। निश्चित तौर पर जो कल घटना घटित हुई और जिस प्रकार से इस पूरी घटना में पुलिस प्रशासन और एलआईयू की नाकामी सामने आई है, वो बेहद चिंताजनक है, अफसोसजनक है और उत्तराखंड प्रदेश के लिए दुख की बात भी है। साथ ही कांग्रेस के सदस्यों द्वारा जिस प्रकार का व्यवहार किया गया और जो व्यवहार सामने आया वो भी बेहद चिंताजनक है और उसकी कड़े शब्दों में निंदा भी की जानी चाहिए। मुझे लगता है कि इस पूरी घटना पर कांग्रेस को खेद प्रकट करना चाहिए और इस प्रकार की आगे पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए भी वचनबद्ध अवश्य रूप से होना चाहिए। आईआईटी रुड़की के एक छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। छात्र का शव कमरे के अंदर फंदे से लटका हुआ मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने छात्र के कमरे का दरवाजा तोड़कर शव को पुलिस ने वीडियोग्राफी कराकर बाहर निकाला है। मृतक छात्र राजस्थान का निवासी बताया गया है। हालांकि अभी तक आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल सका है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है। आपको बता दें कि रुड़की शहर की सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र में स्थित आईआईटी रुड़की में BS-MS द्वितीय वर्ष के छात्र 19 वर्षीय हनुमान गलवा निवासी राजस्थान का शव फंदे पर लटका मिलने से हड़कंप मच गया। छात्र आईआईटी परिसर में स्थित जवाहर छात्रावास के कमरा नंबर 12 में रहता था। बताया गया है कि उसके साथ एक रूम पार्टनर भी था। हालांकि रूम पार्टनर छुट्टी पर अपने घर गया हुआ था। आईआईटी में एक जवाहर भवन है, उसके हॉस्टल में किसी बंद कमरे में किसी व्यक्ति के शव की सूचना थी। तो वहां जब पुलिस पहुंचती है तो पुलिस के सामने वीडियोग्राफी में वो दरवाजा तोड़ा गया। तोड़ने के बाद अंदर देखा कि वो प्रथम दृष्टया सुसाइड है और सुसाइड के बाद जो अग्रिम कार्रवाई है, बॉडी उतारना, पंचायतनामा, वो सब चीजें चल रही हैं। परिजनों को बता दिया जो राजस्थान के रहने वाले हैं। परिजन शायद आ चुके हैं। उसके स्पष्ट कारण क्या है, क्यों ये इंसिडेंट हुआ, इस पे अभी जांच चल रही है। इसमें उनका स्पेसिफिक अभी कुछ कहना नहीं है। बाकी परिजन आने के बाद तब चीजें बेहतर ढंग से क्लियर होंगी कि क्या कारण रहा, क्यों ऐसा हुआ। बाकी जो फैक्ट तथ्य आते हैं तो उसके बाद आगे की कार्रवाई में अमल में लाएंगे। वन क्षेत्रों में लगातार वन तस्करों का गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं। बीते दिनों भी गदरपुर क्षेत्र में वन तस्करों और वन विभाग के बीच मुठभेड़ हुई थी, जिसमें वन विभाग के कर्मचारी भी घायल हुए थे। उसी क्रम में जसपुर के तराई पश्चिम वन प्रभाग के पतरामपुर रेंज के भवानीपुर बीट में एक बार फिर वन तस्करों की गतिविधियां नजर आ रही हैं, जहां बेखौफ वन तस्करों ने प्रतिबंधित कई खैर के पेड़ों का कटान कर दिया। इस घटना के बाद वन विभाग भी हरकत में आ गया और जांच कर तस्करों के खिलाफ कार्रवाई में जुट गया है। इस मामले पर वन क्षेत्र अधिकारी पतरामपुर धर्मानंद
सुनाल ने बताया कि सूचना मिली थी कि खैर के पेड़ों का अवैध पातन किया गया है, जिसमें मौके पर जाकर जांच की गई है और संबंधित तस्करों के खिलाफ खोजबीन जारी है। जैसा कि ये सूचना मिली थी कि इस तरह से कोई खैर वृक्ष का पातन हुआ था, जिसमें मेरे द्वारा मौके पर जाकर जांच की गई तो वो सत्यता पाई गई, जिसमें जो भी है संबंधित तस्करों के खिलाफ खोजबीन जारी है और जो भी है पकड़ में आए उनसे जुर्माना वसूली की कार्रवाई की जा रही है। तो उनके खिलाफ भी जांच की जा रही है, जो जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। नवनीत एसपी देहात के रेणु लोहानी ने पछवा दून क्षेत्र में दौरा किया, वहीं उन्होंने कोतवाली विकासनगर का भी निरीक्षण किया। आपको बता दें कि नवनियुक्त एसपी देहात रेणु लोहानी पहले डाकपत्थर पुलिस चौकी पहुंची, उसके बाद विकासनगर कोतवाली पहुंची, जहां पर उन्होंने पछवा दून क्षेत्र के बारे में जानकारी जुटाई। आज पहली बार इस क्षेत्र का भ्रमण किया है, तो सभी थाना क्षेत्र में और चौकी क्षेत्र में सारे भ्रमण मैंने किए हैं। तो फिलहाल तो सबसे पहली प्राथमिकता तो अपराध नियंत्रण है, और जो यहाँ की जो अभी तक समस्या जो मुझे लगता है प्रकाश में आ रही है वो है नशे की रोकथाम और यातायात की समस्या। इन सब समस्याओं पे हम आगे काम करेंगे। बिल्कुल, नशे की बात आपने करी, नशा ही यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या है, मौजूदा स्थिति यही है। लेकिन अब क्राइम जो है वो उसमें इजाफा होते हुए बड़े क्राइम होने लगे हैं, हथियारबंद लोग आने लगे हैं। इसको लेकर कुछ खास रणनीति आप लोग बनाएंगे? बिल्कुल, देखिए जितने भी बड़े क्राइम होते हैं इनके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो होती है पुलिस की डेली की गश्त, जिसके बाद कम्युनिटी पुलिसिंग, ये सबसे इम्पोर्टेंट हमारे इसका फैक्टर है। इसके अलावा जो बार बार क्षेत्रों में जा जाकर उनकी समस्याओं को जानना, उसकी भौगोलिक परिस्थितियाँ के बारे में जानना, यदि पुलिस लगातार ये करती रहेगी तो इसमें कुछ ना कुछ कमी गिरावट आएगी ही। तो इसके प्रति हम लोग जागरूक करेंगे अपनी फोर्स को। नशे को लेकर कुछ खास रणनीति बनाने? नशे को लेकर तो माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से ही स्पष्ट आदेश हैं, और पूरे उत्तराखंड जिले में और देहरादून जिले में जो है इसको लेकर अभियान चलाया जा रहा है। अभी वो अभियान चल ही रहा है। तो अभी जैसे अभी आप देख रहे होंगे कि आजकल नशे को लेकर और इसमें या हेलमेट को लेकर जो अभी इसको लेकर हमारा 1 महीने का अभियान चल रहा है। तो अब इसको यहाँ भी हम 27 से लागू करेंगे। हमारी जो ये क्षेत्र है यहाँ पर 2-3 स्टेट के जो बॉर्डर्स हैं वो बड़े सेंसिटिव हैं। इनको लेकर क्या कोई खास रणनीति बनेगी कि भाई बाहर से कोई ऐसा आपराधिक सिस्टम अंदर ना दाखिल हो सके या सख्ती से वहाँ का पालन हो पाए? देखिए, आज हम इसके बारे में बात भी कर रहे थे, तो ये बॉर्डर क्षेत्रों का निरीक्षण भी किया है मैंने। सबसे पहले तो इसमें सत्यापन की कार्रवाई सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिसके बारे में आज हम बात कर रहे थे कि जो अंदर इंटीरियर प्लेसेस हैं जहाँ पर सत्यापन जनरली नहीं हो पाता है, अब वहाँ पर के जो मौजूदा लोग हैं उनसे बातचीत करके और वहाँ पर अपनी फोर्स को भेजकर एक सत्यापन अभियान हम चलाएंगे यहाँ पर। अब नशे की बात करते हैं, आजकल देखा जा रहा है कि एक पैटर्न आ गया है कि महिलाएं और बच्चे तस्करी में उतारे जा रहे हैं। किस तरह से लगाम लगाएंगे? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो नशे के लिए है, सबसे पहले जागरूकता। जितना जागरूकता होगी, जितना लोग जागरूक होंगे, बच्चे को जागरूक करने ज़रूरी है, साथ में उनके पेरेंट्स को भी जागरूक करना बहुत ज़रूरी है। तो इसी के लिए सबसे ज़्यादा जोर हम कम्युनिटी पुलिसिंग पे देंगे। इसके व्यापक प्रचार प्रसार किया जाएगा इस चीज़ का, इस नशे में। और उसके अलावा जो है जो हमारी संस्थाएँ हैं इनको भी हम इन्वॉल्व करेंगे। तब देखते हैं आगे। 1 सप्ताह से अधिक समय से गायब नाबालिग किशोरी की बरामदगी को लेकर परिजनों ने सैकड़ों ग्रामीणों के साथ मिलकर मंगलोर कोतवाली परिसर का घेराव किया। परिजनों ने पुलिस पर इस मामले में लापरवाही किए जाने का आरोप लगाते हुए जमकर प्रदर्शन किया। परिजनों ने आरोप लगाते हुए कहा कि नाबालिग किशोरी विगत 26 नवंबर को स्कूल के लिए निकली थी और उसके बाद किशोरी घर वापस नहीं लौटी। अभी तक पुलिस ने किशोरी की तलाश नहीं की और पुलिस किशोरी को नहर में डूबकर आत्महत्या किए जाने की बात कह रही है। वहीं सीओ मंगलोर विवेक कुमार ने बताया कि पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना मिली थी कि कोई नाबालिग किशोरी नसीरपुर कला के पास गगनहर में डूब रही है। पुलिस ने काफी तलाश की लेकिन नाबालिग किशोरी का कोई सुराग नहीं मिला। उसके बाद पता चला कि नहर में डूबने वाली किशोरी नासिरपुर गांव की है, जिनके परिजनों ने पुलिस में गुमशुदगी दर्ज कराई थी। पुलिस सीसीटीवी कैमरों की मदद से पूरी जांच पड़ताल में जुटी हुई है। इस लड़के थे 26 तारीख को भी हुई थी और 27 तारीख को वो उसके साथ गई थी। जिस लड़के से वो बात करती थी रवि। कौन था लड़का? गांव का था? रवि। कहाँ का रहने वाला था? मंडावली का। अच्छा, फिर वो कहता था कि तुझे अपनी मम्मी से मिला के लाऊंगा। अच्छा, तब से लापता थी? हाँ जी,
26 तारीख को वो लड़का कुछ और बात भी की बोलता थी। था 27 तारीख को फिर उसने धमकी दे रखी थी, अगर तुमने कभी अपने घर किसी को बताया इस बारे में, तुम दोनों बहनों को तुम्हारे भाई को मार दूंगा। समाज का एक परिवार रहता है जो कि बहुत गरीब परिवार है, न जाने कैसे कैसे अपने बच्चों को स्कूल भेज रहा है, मजदूरी करके अपने बच्चे पढ़ा रहा है। उनकी 2 बेटियां और वो स्कूल जाती हैं, डेली जाती थी। एक दिन क्या हुआ कि जो छोटी बेटी है वो ये कह करके अपनी बड़ी बहन को कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है या तबीयत खराब है, ये कह के घर स्कूल के आधे रास्ते से वापस आती है। और जब बड़े वाली बेटी वापस घर आई तो वो घर नहीं मिली उसे। जानकारी मिली कि वो घर पर नहीं पहुंची। जब पूछ पड़ताल करी तो जानकारी ये मिली कि किसी लड़के से बात किया करती थी। तो अपने परिवार को ये डाउट है कि उस लड़के की कोई साजिश है, इस लड़की को गायब करवा दिया गया है। अफवाह फैलाई जा रही है कि उसने सुसाइड कर लिया, जबकि सुसाइड का कोई पुख्ता प्रमाण नजर नहीं आता, क्योंकि बेटी किसी प्रकार से मानसिक रूप से आहत नहीं थी, किसी प्रकार की उसकी एक्टिविटी ऐसी नहीं थी जिससे कि वो दुखी नजर आ रही हो। तो यहाँ पर पुलिस प्रशासन का पूरा झोल नजर आ रहा है, पूरी तरह से पुलिस प्रशासन की नाकामी नजर आ रही है। एक मंगलोर क्षेत्र का गांव पड़ता है नसीरपुर। 27 तारीख को एक वाल्मीकि समाज की बेटी जिसकी उम्र 14 से 15 साल है और वो लापता हो जाती है। और जब कोतवाली में हम इंफॉर्मेशन देते हैं तो उसके बाद भी इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं होती। उसके बाद पता लगता है कि वो लड़की अपनी बहन के साथ में स्कूल जाती है और स्कूल के बाहर से एक लड़के के साथ वो सुबह 9 और 10 के बीच में निकल जाती है और उसके बाद पूरे दिन वो घर पे नहीं आती। जब घर वाले पूछताछ करते हैं तो पता लगता है उसी कम्युनिटी के आदमी, जिस कम्युनिटी का वो लड़का है, वो बताते हैं कि आपकी लड़की तो नहर में डूब गई, परंतु नहर में उसका कुछ अवशेष नहीं मिलता जिससे कि ये पता लगे कि वो नहर में डूब गई है। फिर कोई सबूत नहीं मिलता। उसके बाद पुलिस जाती है मौके पे। 27 तारीख की शाम को 112 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई, जिसमें कुछ लोगों ने एक लड़की को जो डूबते हुए देखा था। तो नहर में उसको ढूंढने का भी प्रयास किया गया तो उसका पता नहीं चला था। बाद में ज्ञात हुआ कि नसीरपुर कला की रहने वाली जो युवती है, नाबालिग है, और उसके संबंध में जो प्रकरण है वो हुआ है। इस संबंध में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और लगातार इसकी तलाश भी जारी है। CDR और बाकी एनालिसिस के आधार पर जो भी संदिग्ध व्यक्ति हैं उनसे पूछताछ पुलिस कर रही है। जहां प्रदेश में सड़क हादसे कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, वहीं डोईवाला के दूधली क्षेत्र के लोगों ने सड़क चौड़ीकरण की मांग को लेकर क्षेत्र के लोगों ने लोक निर्माण विभाग अधिकारी के संग बैठक की, जहां बीजेपी, कांग्रेस और किसान सैनिक एकता मंच के साथ किसान यूनियन लोगों ने शिरकत की। पहले इस सड़क पर कई बार रोड हादसे हो चुके हैं, जिसमें कई स्थानीय लोगों ने अपनी जान गंवाई है। लगातार ग्रामीण सरकार से और प्रशासन से सड़क चौड़ीकरण की मांग कर रहे हैं, पर किन्हीं कारणों से पिछली बार जब सड़क चौड़ीकरण हुआ था तो लगभग 6 किलोमीटर सड़क का चौड़ीकरण नहीं हो पाया था। क्षेत्र के पंचायत और जनप्रतिनिधियों ने कहा कि जल्दी सड़क चौड़ीकरण नहीं किया गया तो वो उग्र आंदोलन करेंगे। घोषणा है और ये जो मार्ग है चौड़ीकरण का, इसका एस्टीमेट जो है शासन को प्रेषित किया जा चुका है और जैसे ही स्वीकृत हो जाएगा हम तुरंत इस पर कार्रवाई स्टार्ट कर देंगे। ग्रामीण आंदोलन की बात अब ऐसा मैं भी जो है उच्च अधिकारी को इसका आज की मीटिंग के बारे में अवगत करा दूंगा और जो भी समस्याएं हैं उनको अवगत कराते हुए इस पर आगे जो है आगे अपने स्तर से आगे भी कार्रवाई करने शासन में, जिससे जल्दी से जल्दी ये स्वीकृत हो जाए। सर क्या अभी तक कुछ थोड़ा सा उसमें जो भी टाइम लग रहा है इस वजह से जैसे और आगे तेजी से कार्रवाई करें जिससे कि वो शासन स्तर पर जा करके इस बारे में तो शासन पे जैसे होगा तभी हो पाएगा। देखिए, आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहते हैं, लेकिन मुख्य विषय जो है दूधली डोईवाला जो मार्ग है ये महत्वपूर्ण मार्ग है। इसके चौड़ीकरण की जो मांग लंबे समय से चली आ रही है और ये माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा में भी ये सड़क है। कुछ टेक्निकल इश्यूज थे, उनकी वजह से इसमें विलम्ब हुआ है। कुछ बजट का जो प्रावधान था वो जिस रूप में विभाग ने अपना एस्टीमेट बना करके दिया था, शायद उसमें कुछ टेक्निकल फॉल्ट्स थे। खबरों का सिलसिला यूं चलता रहेगा। फिलहाल रुकेंगे थोड़े से ब्रेक के लिए।